नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। तो कोरोना से जंग लगातार तेज हो रही है, नए मामले कम हो रहे हैं, तो वहीं टीकाकरण से नई उम्मीदें जग गई हैं। आज पीएम मोदी वैक्सीन पर संवाद करेंगे। संवाद ये शुरू हो चुका है। बुलेटिन में इसकी पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे। दूसरी बड़ी खबर किसान आंदोलन पर होगी, आपको इसका डिटेल्ड कवरेज दिखाएंगे। खास खबर बिहार से भी होगी, जहां सोशल मीडिया पर विधायकों सांसदों पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर एक्शन होगा। ये क्या है पूरी खबर और इस पर आखिर क्यों हो रही है अब सियासत, इसकी जानकारी होगी। और बड़ी पड़ताल होगी शिमोगा के धमाके की। बताएंगे क्या है इस धमाके का पूरा सच, कैसे दहला है शहर और कैसे चली गई 8 जानें। इसके अलावा बुलेटिन में आपको हम दिखाएंगे वो भावुक तस्वीरें भी जब ऑस्ट्रेलिया से लौटकर मोहम्मद सिराज पहली बार पिता की मजार पर पहुंचे। और साथ ही 11:30 बजे बंगाल चुनाव पर खास कार्यक्रम देखिए, जहां मुसलमानों को लेकर जबरदस्त घमासान है। लेकिन शुरुआत 100 खबरों के साथ। आज फिर सरकार के साथ बैठक करेंगे किसान। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 12 बजे होगी 11वें दौर की चर्चा। बुधवार को 10वें दौर की बैठक में कृषि मंत्री ने जताई थी समाधान की उम्मीद। किसानों ने भी सरकार के प्रस्ताव को बताया था सकारात्मक। 26 जनवरी को प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर परेड पर भी बरकरार है उलझन। दिल्ली पुलिस के साथ बैठक में नहीं बनी कोई सहमति। कल पुलिस के साथ तीसरे दौर की बातचीत भी रही नाकाम। केएमपी एक्सप्रेसवे पर परेड निकालने का प्रस्ताव किसानों ने ठुकराया। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर 55 किलोमीटर की परेड निकालने पर अड़े हैं किसान। पुलिस के साथ आज भी होगी संयुक्त मोर्चे की बैठक। किसान आंदोलन का आज 58वां दिन। दिल्ली बॉर्डर पर लगातार जुटे हैं किसान। सरकार ने दिया था किसानों कानूनों को 1.5 साल तक टालने का प्रस्ताव। तब तक के लिए की थी आंदोलन खत्म करने की अपील। सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कल की थी बैठक। घंटों के मंथन के बाद सरकार का ऑफर किया खारिज। तीनों कानूनों को खारिज करने की मांग पर अड़े किसान। एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की भी मांग। आज की बैठक को लेकर मंजूर है। आज की बैठक को लेकर किसान नेता प्रेम सिंह भंगू ने कहा, स्थगन प्रस्ताव मंजूर नहीं। मंजूर है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार चारों तरफ से जाल में फंस चुकी है, हम तो आर पार की लड़ाई लड़ने आए हैं। किसानों के 26 जनवरी के प्रदर्शन के मद्देनजर हरियाणा पुलिस सतर्क, सभी सीनियर अफसरों की छुट्टी रद्द। पंजाब के सिंगू बॉर्डर के लिए रवाना हो रहे बड़ी तादाद में ट्रैक्टर। फरीदकोट में किसानों ने की परेड की रिहर्सल। रेवाड़ी में भी किसानों ने की ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल। आईएनएलडी नेता अभय चौटाला भी हुए शामिल। संभल में किसान सड़क पर लाठियां घुमाते हुए निकले। निकाली गई ट्रैक्टर परेड, पुलिस के साथ हुई नोकझोंक। मुजफ्फरनगर में किसानों ने की परेड की रिहर्सल। दिल्ली देहरादून हाईवे पर उतरे सैकड़ों ट्रैक्टर। ट्रैक्टर परेड के लिए ओडिशा से दिल्ली जा रहे किसानों को कानपुर की पुलिस ने रोका। कई घंटों तक चली नोकझोंक। पंजाब के मोगा में युवा किसान लेकर पहुंचे अंग्रेजों के समय की कार। सिंगू बॉर्डर पर बनी आकर्षण का केंद्र। किसानों की ट्रैक्टर परेड के मद्देनजर बॉर्डर पर तैनात किए जा रहे हैं दंगा निरोधक ड्रोन। 10 किलोमीटर तक कर सकते हैं निगरानी। सुप्रीम कोर्ट कमेटी कल 10 किसान संगठनों के साथ करेगी रायशुमारी। 27 जनवरी को होगी अगली बैठक। असम के तेजपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। चुनावी राज्यों में रणनीति पर मंथन। यूपी के लोक निर्माण विभाग के फरमान पर उठा विवाद। राम मंदिर निर्माण के लिए 1 दिन का वेतन देने का आदेश। अयोध्या में हुआ राम मंदिर की नींव खुदाई का काम। कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती लालू यादव की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर्स के मुताबिक फेफड़ों में इन्फेक्शन। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी ने जारी किया आदेश। मंत्री, सांसद, विधायक या अफसर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो होगी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों पर भी लागू होगा आदेश। माना जाएगा साइबर अपराध। बिहार पुलिस में पूर्व पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिन्हा की चिट्ठी सियासी सुर्खियों में। मद्य निषेध विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और पुलिस के शराब माफिया के साथ साठगांठ का आरोप। राकेश कुमार सिन्हा ने की थी मांग, उत्पाद विभाग में काम करने वाले अधिकारियों की संपत्ति की होनी चाहिए जांच।
इस चिट्ठी के बाद राकेश कुमार सिन्हा का तबादला, स्पेशल ब्रांच में तेजस्वी यादव ने तबादले पर उठाए सवाल। बांग्लादेश को भी भेजी गई वैक्सीन की 20 लाख डोज, पहले चरण में भूटान और मालदीव को दी गई वैक्सीन। म्यांमार, मॉरिशस, सिशेल्स को मिलेगा भारत का वैक्सीन का गिफ्ट, मुफ्त में होंगी लाखों डोज सप्लाई। आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होगा दूसरे दौर का वैक्सीनेशन, संघ नेता इंद्रेश कुमार रहेंगे मौजूद। वाराणसी में टीकाकरण के अनुभव को साझा करेंगे पीएम मोदी। दोपहर करीब 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी चर्चा। कोरोना वैक्सीन को लेकर खत्म नहीं हो रही है सियासत, कांग्रेस ने पीएम मोदी से टीका लगवाने की मांग की। अखिलेश यादव ने दोहराया पुराना राग, कहा 1 साल बाद अपनी सरकार बनने पर लगवाऊंगा वैक्सीन। यूपी में दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान आज, एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन पर सियासत को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, लोगों से की अफवाहों पर यकीन न करने की अपील। पहली बार त्रिपुरा में बीएसएफ के जवानों को लगी वैक्सीन, 100 लोगों को लगा टीका। मुजफ्फरपुर में रजिस्ट्रेशन के बावजूद टीका लेने वालों की संख्या आधी, प्रशासन ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। दुर्गापुर में टीका लगने के बाद 3 स्वास्थ्य कर्मियों की तबीयत बिगड़ी, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। पटना में वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंच रहे लोग, 3 दिन में टीके के 27 डोज बर्बाद। अभी तक देश में करीब 10 लाख लोगों को दिया गया कोरोना का टीका। कल राजस्थान में टीके के बाद एक शख्स को अस्पताल में भर्ती किया गया। पंचकुला के आईटीबीपी सेंटर में चला वैक्सीनेशन अभियान, गुरुवार को 138 जवानों को लगा टीका। दिल्ली में गुरुवार को वैक्सीनेशन की दर 73% रही, एक दिन में पहली बार 5000 के पार हुआ टीकाकरण का आंकड़ा। बंगाल में सियासी सरगर्मी तेज, कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री का दौरा तय। नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है केंद्र सरकार। कल कोलकाता में पीएम करेंगे आईएनए के फौजियों को सम्मान। नेताजी की 125वीं जयंती पर देश भर में होंगे कार्यक्रम, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया सियासी दांव। नेताजी के कार्यक्रम पर बंगाल सरकार का अलग कार्यक्रम, ममता मनाएंगी देश नायक दिवस। गुरुवार को कोलकाता पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त से बीजेपी नेताओं ने की मुलाकात, तुरंत केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग। चुनाव आयोग के सामने बीजेपी ने उठाया बांग्लादेशी और रोहिंग्या का मुद्दा, कहा वोटर लिस्ट में 10% फर्जी नाम। चुनाव आयोग से मुलाकात में टीएमसी का बीएसएफ पर गंभीर आरोप, कहा सीमावर्ती इलाकों में बीजेपी को वोट करने का दबाव डाल रहे हैं केंद्रीय बल। टीएमसी के आरोपों को बीएसएफ ने किया खारिज, कहा बिना किसी राजनीतिक झुकाव के करते हैं ड्यूटी। बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के बयान पर भड़के अभिषेक बैनर्जी, ममता के भतीजे ने भेजा बिना शर्त माफी मांगने का नोटिस। बंगाल के मुस्लिम धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी ने बनाई राजनीतिक पार्टी, इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नाम से ठोकेंगे चुनावी तार। मशहूर दरगाह फुरफुरा शरीफ के करता धरता है मौलाना अब्बास, बंगाल की करीब 100 विधानसभा सीटों पर असर। मौलाना अब्बास हाल ही में एआईएमआईएम के मुखिया अवैसी से कर चुके हैं मुलाकात, गठजोड़ से टीएमसी परेशान। कल असम के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, शिवसागर जिले में भूमिहीनों को बांटेंगे जमीन के कागज। असम के बाद मेघालय का भी दौरा करेंगे पीएम, अमित शाह भी होंगे साथ। मोदी सरकार पर देश ने फिर लगाई मुहर, इंडिया टुडे ग्रुप और कार्वे इनसाइट के सर्वे में 74% लोगों ने पीएम को सराहा। 38% लोगों ने नरेंद्र मोदी को माना अब तक का सबसे बेहतर प्रधानमंत्री, 18% वोट के साथ दूसरे नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी। आज चुनाव हो तो बीजेपी अकेले दम पर बना सकती है सरकार, सर्वे में मिली 291 सीटें, कांग्रेस को सिर्फ 51। आज चुनाव होने की स्थिति में एनडीए को मिलेगी 321 सीटें, लोकसभा चुनाव से 32 सीटों का नुकसान। कोरोना की चुनौतियों से निपटने में 73% लोगों ने प्रधानमंत्री की कोशिशों को सराहा, 18% ने बताया औसत। सर्वे में 76% लोगों ने वैक्सीन लगवाने पर भरी हामी, 92% ने कहा फ्री मिलना चाहिए टीका। कृषि कानून में 55% लोगों ने की सुधार की मांग, 28% लोगों ने की नए कानून वापस करने की मांग। किसान आंदोलन पर मोदी सरकार के रुख को 55% लोगों ने सराहा, 25% ने कहा संतोषजनक।
बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद कानूनों को भी ज्यादातर लोगों की सहमति, 58% लोगों ने की कानूनों की वकालत। गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस के अस्तित्व पर 52% लोगों को यकीन, गैर गांधी में डॉक्टर मनमोहन सिंह को 27% लोगों ने माना सबसे बेहतर कांग्रेसी। दिल्ली की आईटी के पास बिल्डिंग में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर। नोएडा के सेक्टर 63 में संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप। पुलिस से दी जानकारी, जिला एम्स अस्पताल के पास सड़क पर संदिग्ध बम होने की मिली सूचना। संदिग्ध वस्तु की खबर से इलाके में हड़कंप, मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। जांच के लिए पहुंचा बम निरोधक दस्ता, बम को निष्क्रिय करने की कोशिश। कर्नाटक के शिमोगा में जबरदस्त धमाका, 8 की मौत। हनासोडू गांव में रेलवे क्रशर साइट पर धमाका, दूर तक महसूस किए गए झटके। देर रात हुआ धमाका, धमाका एक ट्रक के पास हुआ, वजह अब तक साफ नहीं। आसपास के इलाकों में भी सुनी गई धमाके की गूंज, कई घरों के शीशे टूटे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर, पूरे इलाके की घेराबंदी। किसान मजदूर मुलाजिम एकता जिंदाबाद। मीनाक्षी, लगभग 2 महीने बीतने को है, लेकिन किसान और सरकार में गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बैठक पर बैठक हो रही है। 11वें दौर की बैठक आज शुरू होने वाली है, इसके लिए किसान बस में सवार होकर विज्ञान भवन के लिए निकल चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर वहीं से आ रही है। आपको बता दें कि 11वें दौर की बातचीत के लिए किसान संगठन के अहम नेता निकल चुके हैं। किसान और सरकार के बीच आज 11वें दौर की बैठक होने वाली है विज्ञान भवन में। आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। क्या बात बन पाएगी, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। किसानों ने हालांकि सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। सरकार ने 18 महीने के लिए कानून पर रोक लगाने की बात की थी और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के लिए सरकार तैयार थी, लेकिन किसानों को ऐसा लग रहा है कि इससे उनका मामला हल नहीं होगा और एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल देना है मामले को और इसी बहाने आंदोलन कमजोर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये एक तरह की डीले टैक्टिक्स है सरकार की, इस बात को कह रहे हैं किसान संगठन। लेकिन अब आज जब बैठक होगी तो औपचारिक तौर से सरकार को क्या जवाब देते हैं किसान, इस पर निगाहें टिकी हैं। जितेंद्र मौजूद है हमारे संवाददाता उस बस में जिसमें किसान जा रहे हैं। जितेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? जी, क्या तय किया है किसानों ने जितेंद्र? बिल्कुल मीनाक्षी, किसानों की जो ये बस है वो विज्ञान भवन के लिए यहाँ से पहुंच रही है। खुद किसानों से जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से बातचीत का आगे सिलसिला बढ़ाना है। ये बताइए सर कि किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार ने तो अपना प्रस्ताव दिया है। देखो, बात एक है जो हमने पहले भी बार बार कह रखा है, तो ये कानूनों को रद्द करने की बात तो हमने पहले उनको कही थी, तो अब भी उनको यही कहते हैं कि कानून रद्द करो, क्योंकि ये जो हमारा आंदोलन है ये इतना बढ़ चुका है कि सारे देशों में, सारे देश में जो किसान हैं, तो ये मतलब हर एक आदमी की उमंग हो चुकी है भी किसान ये हमारी सरकार हमारी रद्द करे। किस मन से आप लोग जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से कहा है वैसे में आप लोगों को भी कुछ आगे स्टेप बढ़ाने पड़ेंगे? वो तो देखो, हमारी जो जितनी जथेबंदियां हैं सारी आज जाएंगी। आज हम कहेंगे देखो चलो, अगर कोई अच्छा लगेगा तो ये हमारी जथेबंदियां हम करेंगी, वो तो होगा ही कुछ ना कुछ। अगर वो बढ़ेगी तो हम भी कुछ बढ़ेंगे। जितेंद्र, एक सवाल पूछेगा, कल किसान मोर्चे की जो बैठक हुई उसमें खबरें ये निकल कर आ रही थी कि कुछ नेता ऐसे भी थे जो सरकार का प्रस्ताव मानने के मूड में थे, तो क्या उनकी बात को कंसिडर किया गया है? अभी क्या सारे किसान संगठन के नेता एक मत हैं? देखिए, कुछ किसान नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि जब बैठक हुई उसके बाद वो निकले, वो कह रहे थे कि बड़े अच्छे सौहार्द के साथ बैठक हुई। आप लोगों को लगता है कि कुछ किसान नेता इस बात के पक्ष में हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसके विपक्ष में भी हैं जो सरकार का प्रस्ताव आया? देखो जी, कल जो मीटिंग हुई है
उसमें लास्ट में यही हमारी रणनीति निकली थी कि सरकार हमारे को जितना मर्जी समय दे दे, जितना सरकार का अरसा रहता है 3.5-4 साल भी अगर बोलेगी ना कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, तो किसान जथेबंदी ने ये फैसला किया कि हम रिपील पर ही अड़े हैं, हमारे को रिपील चाहिए। अगर कानून में गलत है तो तभी सरकार बोल रही है कि हम 3 साल या 1.5 साल इसको नहीं करेंगे लागू। अगर कानून ठीक होते तो हमारे किसान वीर बोल देते पे आप कर दो इसको, पर नहीं, ये कानून गलत है तो हम रद्द पा रही हैं, हमें रद्द करा के वापस मुड़ना है। लेकिन सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें आप लोगों को भी तो कुछ कदम बढ़ाने पड़ेंगे। सरकार तो बोलती है कि मतलब 1.5 साल के लिए कर देते हैं, हम आज ऐसे कर देंगे। अब देखो पूरी दुनिया हमारे साथ है, पूरी जितनी जथेबंदियां, पूरी इंडिया के नहीं पूरे ऑल वर्ल्ड की जो हमारे को अभी समर्थन मिल रहा है। एक इंग्लैंड का मंत्री आना था इधर 26 जनवरी के पेट के ऊपर, अभी उसने भी कैंसिल कर दिया। पहले किसानों का है जो आप सोचो, तो इसलिए जो है वो कानून गलत है तो तभी सरकार हमारे को बोल रही है, इसलिए हम कानून को रद्द करा के ही रहेंगे। तो जो सरकार मर्जी हमारे को अल्टीमेटम दे देंगे, हम इतने चिर के लिए लागू करेंगे। वो स्वास्थ्य कर्मियों को देश भर में टीका लग रहा है, लेकिन राज्य सरकारों का कहना है कि हेल्थ वर्कर्स में उत्साह गायब है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये सभी राज्य अपने टीकाकरण के टारगेट से पीछे चल रहे हैं और ऐसे में खबर है कि दूसरे चरण में प्रधानमंत्री टीका लगवा सकते हैं। पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट, जिसकी इमारतों से धुआं निकलता देख आज सारा देश एक पल के लिए डर गया। सब जानते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट में कोविशील्ड वैक्सीन बन रही है, इसीलिए सभी ने सोचा कि अब वैक्सीन का क्या होगा। लेकिन लोगों की आंखों ने जो देखा और समझा वो पूरा सच नहीं था, क्योंकि जिस सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी वहाँ वैक्सीन नहीं बन रही थी। वैक्सीन बनाने वाली इमारत हादसे की जगह से 1.5 किलोमीटर दूर थी। भारत की वैक्सीन के साथ भी यही हो रहा है। तथ्यों के सामने होते हुए सभी ने अपनी अपनी राय बना ली है, जो हकीकत से उतनी ही दूर है जितनी पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट की नई और पुरानी इमारत। देश में नौबत ये आ चुकी है कि कोरोना को हराने वाले हेल्थ वर्कर भी शंका से भरे हुए हैं। एक्चुअली मेरे कुछ डाउट्स हैं। मैंने काफी लोगों के मुंह से सुना जब वैक्सीन स्टार्ट हुई कि जिनको इन्फेक्शन है वो लोग ना लगवाएं इसको, किसी तरीके के इंजीनियर। तो मेरी क्वेश्चन यही था। वैक्सीन को भ्रम के धुएं से निकालने के लिए, इसे लेकर हर किसी में भरोसा जगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद सामने आने वाले हैं। टीके के पक्ष में विश्वास मत रखने वाले हैं। किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानव का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह किए बिना न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो चुके हैं और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदइरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। आज तक को जानकारी मिली है कि वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी वैक्सीन लगवाएंगे। 50 साल से ऊपर वाले सांसदों और विधायकों को भी टीका लगाया जाएगा। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण वाले चरण में टीका लगेगा। अभी तक 8 लाख हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जा चुका है। ये सिलसिला अगले 2-3 महीने तक चलेगा, यानी अप्रैल के बाद प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगवाते हुए देश देख पाएगा। देश का वो प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, उसे दूसरे चरण में वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और विपक्ष के वो सभी नेता जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, उनको भी वैक्सीनेशन दी जाएगी। पीएम मोदी से पहले कई विदेशी नेता वैक्सीन लगवा चुके हैं, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री को पहले ही टीका लगवाने के लिए कह रही थी। कोरोना के टीके, उसके साइड इफेक्ट्स को लेकर कई शंकाएं पैदा होंगी, तो स्वाभाविक तौर से अगर देश के प्रधानमंत्री या दुनिया में मुख्तलिफ देशों के राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहला कोरोना का टीका लगाते हैं, कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं, तो इससे पूरे देश में या देश के नागरिकों में एक विश्वास पैदा होता है। परंतु अगर मोदी जी नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के केंद्रीय मंत्रीगण नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के मुख्यमंत्री नहीं लगवाना चाहते, तो ये उनकी राय है, हम इसमें उन्हें कोई चुनौती नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस की इस मांग को बीजेपी ने हमेशा ये कहकर खारिज कर दिया कि सरकार के लिए देश पहले और व्यक्ति बाद में है। पेंडेमिक और वैक्सीनाइजेशन ये दोनों ही राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से नॉन इश्यू पर राजनीति करने की हमारे विपक्षी मित्रों की आदत बन गई और विशेष रूप से कांग्रेस के लोगों की। अब जब वैक्सीन सबको लगेगी, मैं तो एक भी बात कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस की परंपरा है कि जो कुछ भी लाभ हो, जो कुछ भी लाभकारी हो, जो कुछ भी सबसे पहले आविष्कृत हो, उस पर पहला अधिकार जो है वो हम नेताओं का है। ये कांग्रेस की परंपरा, ये परंपरा टूट गई है। ये परंपरा टूटी है। भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की परंपरा है कि देश पहले, समाज बाद में, और उसके बाद में पार्टी, और उसके बाद में हम। मुझे लगता है हम उसी पैथ को इसमें भी फॉलो करें। 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा दिलाया कि मेड इन इंडिया वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। दुष्प्रचार से बचकर रहना है। साथियों, भारत के वैक्सीन वैज्ञानिक, हमारा मेडिकल सिस्टम भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वसनीयता है। सीधे प्रधानमंत्री से भरोसा मिलने के बाद सभी को लगा कि वैक्सीन अभियान तेजी से चलेगा। पहले कोरोना वॉरियर्स को टीका लगने से उम्मीद जगी कि टीके को लेकर जागरूकता का स्तर ऊंचा होगा, लेकिन आंकड़ों ने निराश कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को 6 दिन बीत चुके हैं और अभी तक 9 लाख के करीब हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लग पाई है, जबकि 16 जनवरी को ही देश भर में 2 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए थे। यानी रफ्तार काफी कम है। जबकि एक ताजा रिसर्च कहती है कि जून तक 30 करोड़ लोगों को टीका लगवाने के लिए सरकार को 13 लाख टीके रोज लगाने होंगे। शाम के 6 बजे तक का हाइलाइट्स ये हैं कि सारे देश में 9,99,065 लोगों को कोविड वैक्सीनेशन किया जा चुका है और इसके लिए 18,159 सत्र आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैदान में उतरने का ऐलान बताता है कि कोरोना के खिलाफ मैच में टीम इंडिया को अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी की जरूरत है। सरकार को लगता है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी वैक्सीन को लेकर भ्रम के धुएं को हटाने में काफी मददगार साबित होगी। आज तक ब्यूरो। कर्नाटक के शिमोगा में जबरदस्त धमाका, 7 लोगों की मौत। धमाका एक ट्रक के पास हुआ, अभी साफ नहीं विस्फोटक ट्रक के अंदर था या बाहर। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर, पूरे इलाके की घेराबंदी। पुणे के सेरम इंस्टीट्यूट की इमारत में भीषण अग्निकांड, 5 लोगों की झुलसकर मौत। नोएडा के सेक्टर 63 में संदिग्ध सामान मिलने से हड़कंप, पुलिस ने शुरू की जांच। दिल्ली के कई इलाकों में कोहरा, विजिबिलिटी 500 मीटर तक। मौसम विभाग का अनुमान 3 से 4 दिन तक रहेगा इसी तरह का मौसम। दिल्ली में आज भी कड़ाके की ठंड, सुबह का तापमान 6.8 डिग्री। बिहार के सुपौल में घने कोहरे की वजह से हादसा, गड्ढे में जा गिरी बस। पटना से पूर्णिया जा रही थी बस, 6 लोग घायल। तेजपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोले पीएम, पूर्वोत्तर के विकास से देश का विकास। प्रधानमंत्री ने दिया लोकल फॉर वोकल का मंत्र, कहा नई ऊर्जा से मिलेगी देश को गति। आज प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होगा दूसरे दौर का वैक्सीनेशन। वाराणसी में टीका लगवाने वालों से अनुभव साझा करेंगे पीएम मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा। दूसरे देशों में वैक्सीन की सप्लाई जारी, बांग्लादेश भेजी गई वैक्सीन की 20 लाख डोज। प्रयागराज में आयुष्मान योजना को लेकर 2 अस्पतालों में फर्जीवाड़े का खुलासा। सासाराम में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान जेसीबी मशीन पर भरभरा कर गिरा मकान।
अकोला में एक बार से चोरों ने उड़ाई 1.5 लाख की शराब। चित्रकूट में डबल मर्डर से सनसनी, जंगल मिली महिला और मासूम भांजे की लाश। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या, आरोपी नौकर गिरफ्तार। राजस्थान के दौसा में पुलिस टीम पर ग्रामीणों का पथराव, कई पुलिसकर्मी जख्मी। जोधपुर में संपत्ति विवाद को लेकर गुटों में ताबड़तोड़ फायरिंग, एक शख्स जख्मी। देवरिया में बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस में केस दर्ज। जालौर के युवक की गुजरात में हत्या, बेरहमी से पिटाई के बाद कत्ल से पहले मांगी थी फिरौती। पटना के मनेर में टेम्पो और ट्रक में जोरदार टक्कर, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कल 125वीं जयंती है। पश्चिम बंगाल में नेताजी की जयंती पर जोरदार तैयारियां हो रही है, लेकिन इस बीच नेताजी को लेकर अपनी अपनी दावेदारी सभी पार्टीज कर रही हैं। कोलकाता में कल नेताजी की विरासत पर जबरदस्त सियासत देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी। दोनों तरफ से कई आयोजन हैं, लेकिन इनके पीछे नेताजी को अपना बताने की होड़ है। चुनाव के मुहाने पर खड़े बंगाल को महापुरुषों की याद आ रही है। याद आ रहा है स्वामी विवेकानंद का धार्मिक पुनरुत्थान। आज यहाँ आकर स्वामी जी के जन्म स्थान पर, उनके पुरखों के पूजा स्थान पर श्रद्धांजलि स्वामी जी को दी है और एक नई चेतना यहाँ से प्राप्त कर मैं जा रहा हूँ। याद आ रही है जंग आजादी के नायक खुदीराम बोस की शहादत। नमन हो रहा है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्यिक सांस्कृतिक योगदान को। विश्व भारती में जाकर वो महामानव को श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी की कहानी भी शिद्दत से सुनाई दे रही है। जी हाँ, बंगाल की चुनावी खाड़ी में जैसे ही ज्वार भाटों ने जोर पकड़ा, महापुरुषों के नाम पर नैया किनारे लगाने की कोशिशें शुरू हो गई। कुछ तस्वीरें तो आपने अभी अभी देखी हैं, कुछ नए अध्याय और खुल रहे हैं। अगला और सबसे ताजा अध्याय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना बना लेने का है। बीजेपी और टीएमसी के बीच कल एक नई होड़ आप देखेंगे। कल नेताजी का 125वां जन्मदिन है और कोलकाता में एक से बढ़कर एक आयोजन है। कल प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में होंगे। नेताजी से जुड़े कई कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। कल ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर होंगी। नेताजी के नाम पर अलग किस्म का सियासी प्रदर्शन होगा। केंद्र सरकार नेताजी के जन्मदिन यानी कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है, तो ममता सरकार ने इस दिन को देशनायक दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। एक पूरी सीरीज होने जा रही है नेताजी को अपना साबित करने की सियासत की। तो सबसे पहले हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों की डिटेल बता देते हैं। शाम 3:30 बजे नेशनल लाइब्रेरी में नेताजी पर इंटरनेशनल सेमिनार में संबोधन। शाम 4:30 बजे से 7 बजे तक विक्टोरिया मेमोरियल में लंबा कार्यक्रम होगा। नेताजी की जयंती पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री नेताजी के पत्रों पर आधारित किताब का लोकार्पण भी करेंगे। आईएनए के सेनानियों और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान होगा। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होगा। 30 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कोलकाता शहर पहुंचेंगे और वो यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल में आकर यहाँ पर जो म्यूजियम बनाया गया है सुभाष चंद्र बोस की मेमोरी में, उस म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे और यहाँ पर जो आए होंगे, जो दिग्गज आए होंगे उस ओकेजन पर, उनको भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का न्योता तो ममता दीदी को भी भेजा गया है, लेकिन वो आएंगी इस पर सवाल है, क्योंकि ममता सरकार ने नेताजी की जयंती को शानदार बनाने की अपनी तैयारी कर रखी है। कल कोलकाता की सड़कों पर ममता सरकार जुलूस निकालेंगी। श्याम बाजार, भूपेंद्र बोस एवेन्यू, जितेंद्र मोहन एवेन्यू, चितरंजन एवेन्यू, एस्प्लेनेड, रानी राममणि एवेन्यू से रेड फोर्ट तक 9 किलोमीटर लंबे जुलूस का नेतृत्व खुद ममता बनर्जी करेंगी। उत्तरी कोलकाता के श्याम बाजार में स्थित नेताजी का ये विशाल स्टैचू कोलकाता का एक लैंडमार्क माना जाता है और यही जगह से
कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नेताजी की 125वां जन्म जयंती का अनुष्ठान का सूचना करेंगी और यहां से एक पदयात्रा निकाली जाएगी जो दक्षिण कोलकाता में रेड रोड में नेताजी का और एक स्टैचू है, वहां तक ये पदयात्रा निकाला जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोलकाता का माहौल कल कैसा रहने वाला है। दोनों तरफ से तैयारियां भरपूर है। हालांकि नेताजी का परिवार इन आयोजनों से नाखुश है। will not find, you see, with due respects to all national icons, to all freedom fighters, you will not find another leader matching the charisma and, towering personality that Subhash Chandra Bose had. So today's political parties, with due respects to all of them, they are not in a position, they don't really have the stature to appropriate the legacy of Subhash Bose. इतिहास का सियासी इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन बंगाल में ये लड़ाई कुछ ज्यादा ही तल्ख है, क्योंकि बंगाल के पास ऐसी विरासत है। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक लेकर भी घमासान अपने चरम पर है। फुरफुरा के पीरजादा के चुनावी मैदान में उतरने के ऐलान के साथ सारे समीकरण गड़बड़ होते दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, तो बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर है। मुस्लिम वोटों का बंटवारा यानी ममता बनर्जी के लिए बड़ा खतरा। हमारा जो एजेंडा है, संविधान की गणतंत्र जो अधिकार है, वो अधिकार पिछड़ा हुआ आदमी के पास पहुंच देना, उसका जो अधिकार उसको मिला देना। देखिए, जो हमारा विरोध में आएंगे उसी के साथ हमारे गणतंत्र का चुनाव लड़ेगा। बस, शुक्रिया। यह बात सिद्दीकी है, बंगाल में मुसलमान वोटरों के नए दावेदार। देश की दूसरी सबसे बड़ी दरगाह फुरफुरा शरीफ के पीरजादा सिद्दीकी की महत्वाकांक्षा हिलोरे मार रही है। ऐसा क्यों, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा इनका ये ऐलान सुन लीजिए। कि जब आदमी का काम कोई पार्टी करे तो आदमी उसी पार्टी को सपोर्ट करेगा ना। सब काम जब सपोर्ट करेगा, इसमें हमारे डर क्या है, वो आ जाएगा, ये रू खत्म हो जाएगा, इससे डर काय को लग रहा है। इससे सही से काम नहीं किया है। लगता है ममता बनर्जी सही से काम नहीं की है। अगर करते तो इसी हालत ऐसा होता। एक मजहबी जमात को अचानक चुनावी मैदान में उतरने का ख्याल यूं ही नहीं आया। राजनीति में हाथ आजमाने की इस हसरत के पीछे वजह पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है। सेंट्रल बंगाल की बात करें तो करीब 56.6%, नॉर्थ बंगाल में 45.7%, दक्षिण बंगाल में 24.1%, पहाड़ी क्षेत्रों में 14.9%, जंगल महल जोन में 9.1%। इन आंकड़ों से बंगाल में मुस्लिम आबादी के दबदबे का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। मुसलमानों के आसरे ही टीएमसी का जनाधार रहा है, जबकि सिद्दीकी इसमें सेंध लगाने उतरे हैं। टीएमसी के लिए खतरे का सबब हो सकता है। सांप्रदायिकता में नहीं होता, बीजेपी का सांप्रदायिकता में भी नहीं होगा, दूसरा और किसी का सांप्रदायिक पार्टी यहाँ पर वोट नहीं भाग कर सकता है। बीजेपी को सुविधा करने के लिए बहुत सारे आ रहे हैं, ये सब इसमें उसका कुछ अपना डाल नहीं करेगा। उसको भी दे, ये सब बीजेपी का वोट कटुआ है, बीजेपी का वोट कटुआ, इसमें कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि हम बंगाल के जनता जो है इतने बुद्धू तो नहीं है। लाभ क्षति আমরা হিসাব করি না, আমরা আমাদের পরিশ্রম করে জিততে চাই। বিজেপি পুরো কনফিডেন্স 200 আসন নিয়ে এখানে ক্ষমতায় আসবে। बंगाल की राजनीति का सीधा सूत्र है, अगर मुस्लिम वोट बटे तो ममता बनर्जी मुश्किल में पड़ जाएंगी। लेकिन क्या ऐसा होगा? लेफ्ट कांग्रेस को नजरअंदाज भी कर दे तो ममता, ओवैसी और अब फुरफुरा के पीरजादा, क्या मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा? कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अफसरों पर सोशल मीडिया पर निशाना बनाना भारी पड़ सकता है, क्योंकि बिहार पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। नई एडवाइजरी के तहत सोशल मीडिया पर बेलगाम टिप्पणी करने वालों को खबरदार किया गया है, आगाह किया गया है कि ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सरकार की इस एडवाइजरी पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई है। तेजस्वी ने ट्वीट किया है, नीतीश सरकार पर तीखी टिप्पणी की है और सरकार को गिरफ्तार उन्हें करने की चुनौती दी है। बिहार पुलिस की एक एडवाइजरी जिस पर तेजस्वी यादव का ट्वीट, उन्होंने कहा है कि ट्वीट करना वो जारी रखेंगे, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो होने दें। साइबर अपराध की श्रेणी में आने वाले मामलों के लिए
जो कदम उठाया गया है, निसंदेह ये स्वागत योग्य पहल है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया और इंटरनेट का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, इस पर हमारी सरकार ने अगर कोई कदम उठाने का निर्णय लिया है तो इसकी सर्वत्र सराहना की जानी चाहिए। कहीं न कहीं सोशल मीडिया से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूरे तौर पर डर चुकी है, क्योंकि सरकार अपने विज्ञापन के माध्यम से सच्ची खबरों को आम जन तक पहुंचने नहीं देती है। मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए बिहार की सरकार ने एडीजी के माध्यम से पत्र जारी किया है कि कार्रवाई की जाएगी। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, सोनिया गांधी ने किसानों को लेकर सरकार पर हमला बोला है। ये बैठक अभी चल रही है, जिसमें सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार ने जल्दबाजी में कृषि कानून तैयार किए। सोनिया गांधी ने कहा कांग्रेस तीनों कानूनों को खारिज करती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कृषि कानून से पीडीएस सिस्टम भी प्रभावित होता है। उन्होंने कहा सरकार का रवैया असंवेदनशील है। इससे पहले भी सोनिया गांधी चिट्ठी लिखकर अटैक कर चुकी हैं केंद्र सरकार को। एक बार फिर उन्होंने कृषि कानून पर सवाल खड़े किए हैं। और आपको बता दें कि असम के तेजपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मोदी ने छात्रों को मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव सोच हो तो नतीजे भी हमेशा सही होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की जीत का हवाला दिया है। तो अभी हमें क्रिकेट की दुनिया में देखा है, आप लोगों में से बहुतों ने भारतीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया टूर को फॉलो किया होगा। इस टूर में क्या क्या चुनौतियां हमारी टीम के सामने नहीं आई। हमारी इतनी बुरी हार हुई, लेकिन उतनी ही तेजी से हम उभरे भी और अगले मैच में जीत हासिल की। चोट लगने के बावजूद हमारे खिलाड़ी मैच बचाने के लिए मैदान पर डटे रहे। चैलेंजिंग कंडीशंस, इसमें निराश होने के बजाय हमारे युवा खिलाड़ियों ने चैलेंज का सामना किया, नए समाधान तलाशे। कुछ खिलाड़ियों में अनुभव जरूर कम था, लेकिन हौसला उतना ही बुलंद दिखा। उनको जैसे ही मौका मिला, उन्होंने इतिहास बना दिया। एक बेहतर टीम को अपने टैलेंट और अपने टेम्परामेंट में वो ताकत थी जिससे उन्होंने इतने अनुभवी टीम को, इतने पुराने खिलाड़ियों की टीम को पराजित कर दिया।